और बता दिए क्या वो ये ऑफ था? अब आ रही है ऑडियो 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 ऑडियो? हो गई सही, माशाल्लाह। हम्म, चले चले जी।
करें स्टार्ट। अच्छा देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, क्या हो गया, ठीक है, टैक्स रेट्स के ऊपर हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन किया था। हमने कहा था कि भाई आपके पास तीन तरह के टैक्स रेट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फ्लैट टैक्स रेट या प्रोपोर्शनल कहते हैं आप, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। ठीक है, फ्लैट टैक्स रेट हमने कहा कि एक ही टैक्स रेट होगा, जितनी भी इनकम हो उस पे वो टैक्स रेट अप्लाई हो रहा होगा। प्रोपोर्शनल सॉरी, प्रोपोर्शनल भी फ्लैट ही होता है। प्रोग्रेसिव क्या होता है? हमने कहा कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी इसी तरह से। हमने कहा रिग्रेसिव। ठीक है, रिग्रेसिव क्या होता है? इनकम बढ़ेगी तो, ठीक है, टैक्स रेट कम हो जाएगा। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि भाई हमने ये जो बात की कि इंडिविजुअल्स के जो रेट्स हैं वो जेनरिक रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि भाई देखें, आपके पास दो तरह के जो है वो टैक्स रेट्स गिवन है। एक गिवन है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए और एक गिवन है सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, लिखना नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई नॉन सैलरीड और सैलरीड के ऊपर हम बात कर रहे थे और फिर हमारी शायद बात जो है वो पूरी नहीं हो सकी थी। ठीक है, इसी यहीं यहीं तक थे हम साथ। तो देखें, आपके पास जब मैं बात करता हूँ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल की, ठीक है, तो इस केस के अंदर वो ये कहता है कि अगर आप नॉन सैलरीड में क्लासिफाई हो गए तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर टेबल नंबर 1 अप्लाई होगा। सही। और अगर आप सैलरीड के केस में क्लासिफाई हो गए तो आपके ऊपर टेबल नंबर 2 अप्लाई होगा। सही है। अब ये टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 सेलेक्ट कैसे करें? हमने कहा सैलड और नॉन सैलड की बेसिस के ऊपर। तो सैलड का और नॉन सैलड का क्राइटेरिया फिर क्या है? इसका मतलब ऐसे ही है ना। तो फिर इसका क्राइटेरिया क्या है? तो इससे पहले कि हम क्राइटेरिया रीड करें, ठीक है, हम डिस्कस करें, आप जो है वो मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर टैक्स रेट्स अभी मैंने ग्रुप पे डाले हैं, शायद आपको जो है वो सबको रिसीव हो गए हों। सही है, मिल गए। ठीक है, तो नीचे आए जरा, नीचे बिल्कुल सेकंड सॉरी फर्स्ट पेज के लास्ट पे और सेकंड पेज पे देखें, लिखा है ना कि आपके पास टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल एंड एओपी। ठीक है, अच्छा, इससे इसके ऊपर से मैं पढ़ता हूँ। द टैक्स रेट्स फॉर द इंडिविजुअल हैव बीन क्लासिफाइड इन टू वेज, वन इज फॉर सैलरीड एंड अदर इज फॉर नॉन सैलरीड। द वन व्हिच इज फॉर सैलरीड इज सेम फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स टू। यानी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का जो टैक्स रेट है वही किसका टैक्स रेट है? वही आपका पार्टनरशिप का भी टैक्स रेट है। ऐसे ही है, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा फिर, if the salary income of an individual exceeds 75% of his taxable income, then the case shall be salaried case and the salaried table shall be applied. If the salary income of an individual is equal to or lower than the 75% of the taxable income, then the person shall be termed as a non-salaried individual and non-salaried table shall be applied. ठीक है, पहला आपके पास नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का टेबल है, ठीक है, या एओपी का टेबल है। एओपी अभी हमारा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम इस पे, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। हमने कहा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स का जो टेबल है वो आपका टेबल नंबर 1 है और सैलरीड इंडिविजुअल का जो टेबल है वो टेबल नंबर 2 है। मेरे साथ हैं? सही है। अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर यहाँ से जो है वो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, हमने कहा कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि क्राइटेरिया क्या दे रहा है? क्राइटेरिया ये दे रहा है कि अगर आपकी सैलरी इनकम एक्सीड करती है 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, ऐसे ही कह रहा है, यही कह रहा है ना। ठीक है, तो आपका केस कौन सा होगा? आपका केस होगा सैलड केस। और जब सैलड केस होगा तो फिर टेबल कौन सा अप्लाई होगा? मेरे साथ हैं? ठीक है,
ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा फिर हमने कहा कि दूसरा क्या कह रहा है कि भाई अगर आपकी सैलरी इनकम लेस देन और इक्वल्स टू 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, तो फिर केस कौन सा होगा? नॉन सैलरीड केस। और टेबल कौन सा अप्लाई होगा? टेबल नंबर 1। सब मेरे साथ हैं? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक दफा फिर रिपीट करते हैं। हमने कहा कि भाई अगर आपके पास, एक्सक्यूज मी, ये छोड़ दें, क्या कर रहे हैं नीचे देखिए, आपके पीछे मेरे साथ हैं, ठीक है। हमने कहा भाई अगर आपके पास सैलरीड केस की बात करें तो सैलरी इनकम 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब हम ये जानते हैं कि सैलरी इनकम क्या है और हम ये भी जानते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या है, ऐसा ही है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके ऊपर। यानी जो भी सैलरी इनकम आ रही है आप उसको डिवाइड किससे करके देखेंगे? टैक्सेबल इनकम से। परसेंटेज तो ऐसे ही निकलेगी ना कि सैलरी को टैक्सेबल इनकम के प्रोपोर्शन में अगर मैं निकालूंगा तो फिर मैं ये देखूंगा कि भाई आपके पास जो है वो सैलरीड का केस बन रहा है या नॉन सैलरीड का केस बन रहा है, ठीक है। परसेंटेज कितनी बन रही है, तो मैंने कहा भाई अगर आपकी परसेंटेज 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि केस कौन सा है? सादे सब यहाँ तक। और अदरवाइज क्या होगा? नॉन सैलरीड केस। अब मेरे साथ है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये है सैलरी और फिर अदर्स है, ठीक है, फिर टोटल इनकम है और फिर टैक्सेबल इनकम है। अच्छा, अज्यूमिंग कि ना हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंसेस है और ना ही हमारे पास जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम है, ठीक है। मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं कि ना मेरे पास जो है वो डिडक्टेबल अलाउंसेस है और ना ही मेरे पास जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम होगा वही टोटल इनकम बन जाएगा और वही फिर, ऐसे ही है ना, जब बीच में कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम है वही आपके पास जो है वो टोटल इनकम बन जाएगा और वही आपके पास फिर, सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? तो अब इसी पैटर्न के ऊपर हम जो है वो कुछ डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, सब मेरे साथ रहेंगे। पहला केस हमने कहा भाई फॉर एग्जांपल ये जो है वो आपके पास लेट से 1 मिलियन है, ये कुछ भी नहीं है, ये 1 मिलियन है और ये भी 1 मिलियन है, ठीक है। दूसरा केस हमने कहा कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ये 1 मिलियन है, ये 1 मिलियन है और ये भी 1 मिलियन है, ठीक है। थर्ड केस हमने कहा कि भाई ये 500,000 है, ये भी 500,000 है, ये 1 मिलियन हो गया और ये भी 1 मिलियन हो गया, ठीक है। फिर ये 750,000 है, ये 250,000 है, ये 1 मिलियन है और ये टोटल। और फिर लास्ट एक और केस देख लेते हैं। हमने कहा भाई ये 800,000 है, ये 200,000 है और फिर 1 मिलियन और 1 मिलियन, ठीक है। मल्टीपल केसेस जो है वो हमारे सामने आ गए, ठीक है। लिख भी देते हैं यहाँ पे केस नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अब पहले केस के अंदर आप मुझे ये बताएं कि ये पहला केस कौन सा है और फिर जो है वो टेबल कौन सा अप्लाई होगा? पहला कौन सा केस है? सैलिड केस है, कैसे पता चला? ठीक है, कैसे पता चला? हमने कहा कि भाई आप क्या कर लें, सिंपल सी बात है कि आप सैलरी इनकम को डिवाइड कर दें किससे? तो पहले केस में कितनी परसेंटेज बन रही है? 100%, ठीक है। तो हमने कहा एज अ रिजल्ट आपके पास केस कौन सा है? सैलिड केस। और टेबल कौन सा अप्लाई होगा? 2। ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 2 कैसे पता चला?
ठीक है, हमने कहा भाई इस तरह पता चला कि भाई सैलेड को और उसका जब मैंने प्रोपोर्शन देखा तो 0% है। ठीक है, उसने कहा था 75% से कम हो जाए तो फिर उस केस के अंदर ये केस कौन सा बन जाता है, नॉन सैलेड, और टेबल कौन सा अप्लाई होगा, 1। थर्ड केस कैसे पता चला, हमने कहा भाई आपके पास वंस अगेन हमने कहा उसने कहा था 75% से कम हो जाए, इस केस में सैलरी कितना प्रोपोर्शन रखती है अपना 50%, तो हमने कहा एज ए रिजल्ट केस कौन सा हो गया, नॉन सैलेड, और टेबल कौन सा अप्लाई होगा, 1। फोर्थ केस नॉन सैलेड या सैलेड, एक सेकेंड आप बताइए, नॉन सैलेड कहते थे तो 75% बन रहा है। बताएं 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 जल्दी से, सैलेड होगा ना भाई, 75% बन रहा है तो सैलेड होना चाहिए। एक सेकेंड, आपसे पूछा मैंने, सॉरी। ठीक है, हमने कहा भाई रीजन क्या है, यहाँ से भी सैलेड कह रहे हैं, शफीक नवाज साहब और अतीक अनीक और रहमान साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये सैलेड केस है, क्या सैलेड केस है, हमने कहा नहीं है, क्यों, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू पे पी क्या है, नॉन सैलेड है। ठीक है, अगर आप सैलेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने उसे, ठीक है सब मेरे साथ हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये केस है नॉन सैलेड का, और टेबल कौन सा अप्लाई होगा, 1, और फिर लास्ट केस सैलेड है, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि भाई यहाँ पे जो है वो आपके पास 75% से सैलरी इनकम एक्सीड कर रही है, जो भी टैक्सेबल इनकम के प्रोपोर्शन में, सब मेरे साथ हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि केस नंबर 4 और केस नंबर 5 के अंदर टैक्स लाइबिलिटी जरा कंप्यूट करें, टैक्स टेबल आपके पास है, टैक्स यानी रेट्स आपके पास हैं, जरा टैक्स लाइबिलिटी मुझे कंप्यूट करके बताएं इन दो केसेस के अंदर कितनी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, जरा जल्दी से कंप्यूट करें और बताएं, टेबल आपके सामने है, जरा यूज करें और बताएं कि कितनी आपकी जो है वो इस पे लाइबिलिटी बनेगी, व्हाट्सएप के ऊपर है। करें स्टार्ट, कर लिया कंप्यूट सबने,
चले। अच्छा जी, चले मेरे साथ रहेंगे सब। अच्छा भाई, हमने कहा कि नॉन सैलड केस के अंदर क्या लिखा है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट थे ना। हमने कहा क्या लिखा है, वे द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹400,000, कितना टैक्स रेट लगेगा? 0%। कॉपी नहीं करना है भाई, रुक जाए, एक्सक्यूज मी। फर्स्ट क्लास है, सेकंड है ना, तो आपको रूल पता है क्या है क्लास का? चले। अच्छा देखें, तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर 4 लाख तक की टैक्सेबल इनकम है, तो आपके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा? 0। यानी क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। यानी नॉन सैलड केस में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख से एक्सीड करेगी तो टैक्स रेट लगेगा। और फिर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम, वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी वे द टैक्सेबल इनकम exceeds 400,000 but does not exceed 600,000, तो 5% of the amount exceeding rupees 400,000. और नंबर 3, where the taxable income exceeds rupees 600,000 but does not exceed rupees 1.2 million, तो फिर 10,000 plus 10% of the amount exceeding rupees 600,000। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा केस जो है वो यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, अब जरा हम जो है वो इसकी केस 4, हमने कहा इसकी लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट करें। उसने क्या कहा, उसने कहा कि थर्ड केस के अंदर फॉल कर रहा है, ऐसा ही है। यानी आपके पास 600,000 तक के लिए आपके पास लाइबिलिटी कितनी दी है उसने? 10,000। और फिर उसने कहा जितना आपका जो है वो एक्सीड किया, तो हमने कहा कितना एक्सीड किया, उस पे कितना लगेगा? 10%। तो कितना हो गया? 40,000। तो इसका मतलब मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई? सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं केस 5 की बात करता हूं, तो इस केस में क्या होगा? हमने कहा भाई इस केस के अंदर क्या होगा? ठीक है, हमने कहा कि भाई आपके पास टेबल नंबर पहले तो 2 अप्लाई होगा। कैसे? सैलड केस है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, वे द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000, तो कितना लगेगा? 0%। और फिर वे द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 600,000 बट डज नॉट एक्सीड 1.2 मिलियन, तो कितना लगेगा? 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मिलियन माइनस 600,000 इंटू 5%, कितना हो गया? कितना हो गया? मेरे साथ हैं सब यहाँ तक? क्लियर है सबको? ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपके पास इस केस के अंदर जेनरिक रेट्स कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो इसे अप्लाई कर रहे होंगे। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? कि पहले आपने केस सेलेक्ट करना है, केस के बाद टेबल सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपने लाइबिलिटी जो है वो कंप्यूट करनी है। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? ठीक है जी। क्या ये टेबल याद करना पड़ेगा? नहीं, टेबल आपको जो है वो एग्जाम के अंदर गिवन होता है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जो सारी चीजें वो फिर याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल में मसला नहीं होता, मसला होता है रूल्स के अंदर। ठीक है, रूल्स याद नहीं रहते, तो वो हमें याद रखने पड़ेंगे। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं हम। आयशा, क्लियर है आपको? हाँ एग्जैक्टली exactly। शुएब उर रहमान साहब कह रहे हैं कि सर क्या 600,000 तक कोई टैक्स नहीं है? हाँ, इसका जवाब क्या होगा?
कह रहे हैं कि 6 लाख तक क्या कोई टैक्स नहीं है? इसका जवाब क्या होना चाहिए? अगर सैलरीड इंडिविजुअल है और सैलरीड केस आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में 600,000 तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। वरना अगर नॉन सैलरीड है तो फिर तो 4 लाख से ऊपर पे भी है। चलें आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी। कॉपी करना है? कॉपी करना है, पिक्चर लेंगे? कहाँ से कॉपी करेंगे? यहाँ से कॉपी करेंगे? चलें जल्दी से कॉपी कर लें।
आगे बढ़े हम। कॉपी कर चुके सब। चले अब एक एक एग्जाम्पल जो है वो टेस्ट बेसिस के ऊपर, ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल जो है वो करते हैं। आप कंप्यूट करें टैक्स लाइबिलिटी जो है वो, उसकी कंप्यूट करके दिखाएं। या एक और चीज कर सकते हैं कि हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये किया था ना इससे पहले जो लास्ट क्लास में, इसी की जरा टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करें। ये क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके। तो आप उसी के आगे जो है वो लाइबिलिटी कंप्यूट करके बताएं कि लाइबिलिटी कितनी होगी, और जो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो लाइबिलिटी के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। मतलब कितने कितने कितने, कोई ऐसा है जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है? कितने हैं? अगर नहीं है तो बताएं, हम अरेंज कर। कितने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है अभी? नहीं, मोबाइल के अलावा कैलकुलेटर है किसी के पास? कितने ऐसे हैं जो नहीं है? और आपके पास भी नहीं है? और किसके पास नहीं है? देखें, कोशिश करें कि कैलकुलेटर अपने साथ कैरी करें, ठीक है। आप कोई इस्लामियात की क्लास में तो नहीं बैठे हुए, ठीक है, या पाकिस्तान स्टडीज की क्लास में बैठे हुए, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने साथ जो है वो कैलकुलेटर को कैरी करें, ठीक है। तो आपकी जहां प्रैक्टिस बनेगी वहीं पर ही आप जो है वो एग्जाम के अंदर आपके लिए कन्वीनियंट होगा, ठीक है। तो यूज करें अपने साथ कैलकुलेटर।
जी, कैसे कैसे अटेम्प्ट किया? हमने कहा कि भाई आप यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी को 1.5 को डिवाइड किया आपने किससे, 7190 से, कितनी परसेंटेज आ रही है, 20, यानी इसका मतलब केस कौन सा हो गया, केस हो गया नॉन सैलरीड, और नॉन सैलरीड हुआ तो टेबल कौन सा अप्लाई होगा, 1। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपके पास टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 163। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं हम। थोड़ा सा मुश्किल डिस्कशन कर लें या बाद में करें मुश्किल डिस्कशन, बाद में कर लें, बड़े हो जाएं फिर करें, अभी कर लें? चलें, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं इस दफा पे। घबराएंगे तो नहीं, कर लें डिस्कशन, चलें। क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं एक नया कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, चले मेरे साथ रहेंगे सब। अच्छा देखिए, आपके पास लास्ट में जो बैठे हुए मेरे साथ हैं, एक्सक्यूज मी, अब तक जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, हमने क्या क्या बातें की, जरा एक जगह समराइज कर लेते हैं। ठीक है, जो जो हमने डिस्कशन किया, हमने बात की किसकी, हमने बात की सबसे पहले सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम की, फिर हमने बात की किसकी, टोटल इनकम की। इसी तरह से फिर हमने बात की टैक्सेबल इनकम की, और फिर हमने किसकी बात की, डिडक्टेबल अलाउंसेस की। इसी तरह से हमने बात की डिडक्शंस की और लॉसेस की और टैक्स क्रेडिट्स की, ऐसा ही है? ठीक है, सुनेंगे सब। देखिए आपके पास ये मोबाइल जरा छोड़ दें भाई, या जो भी आपके हाथ में, ये छोड़ दें आप, ठीक है? तो क्या हो गया? तो हमने कहा कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजीम्स होती हैं, ठीक है? सुनेंगे सब, देखें ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये फिर ले लिया रखे भाई, ये टीचर, ये दोनों आप दोनों भाई हैं क्या, भाई हैं आपके ये? भाई नहीं है, हरकत एक जैसी है दोनों की वैसे, इनकी भी और ये फ्रेंड में बैठे, चले। तो फेसेस भी रिजेंबल करें, तो खैर एनीवेज, सुनेंगे सब यहाँ पे। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट तरह का डिस्कशन है, ठीक है? सब मेरे साथ चलेंगे। अब हमने कहा कि भाई ये सारी चीजें हमने पढ़ी, फिर एक दफा सुने, हमने कहा कि भाई अब आपके पास जिस चीज की हम बात करने लगे हैं, आपके पास डिफरेंट तरह की जो है वो टैक्स रिजीम्स हैं, ठीक है? टैक्स रिजीम ये क्या होता है, सही क्या होता है टैक्स रिजीम, आइडिया है किसी को? ठीक है, डिफरेंट तरह के टैक्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? डिफरेंट तरह की टैक्स की जो ऑर्डिनेंस है टैक्स का, उसके अंदर स्कीम्स हैं, ठीक है? अच्छा भाई, वो रिजीम्स क्या हैं, सुनेंगे सब यहाँ पे। एक आपके पास
नॉर्मल टैक्स रिजीम है जिसे आप क्या कहते हैं, NTR। एक आपके पास नॉर्मल टैक्स रिजीम है जिसे आप क्या कहते हैं, NTR। और एक आपके पास जो है वो, सॉरी, मिनिमम टैक्स रिजीम है जिसे आप क्या कहते हैं, MTR। और एक आपके पास फाइनल टैक्स रिजीम है जिसे क्या कहते हैं, FTR। ठीक है। गौहर साहब, मोहम्मद बिन गौहर साहब इधर फोकस करें। ठीक है, आप बहुत स्लो चल रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। इनका अभी कमेंट आया है, अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हम डिस्कस कब करें, तो उन्होंने लिखा जब बड़ा हो जाए, तब बड़े हो जाएं तब डिस्कस करें। फिर फोकस करें। बहुत स्लो चल रहे हैं भाई, बहुत स्लो चल रहे हैं। अब ये देखें, ये एक सवाल, अभी क्या डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आया है, सर आप लास्ट क्लास में कौन से मैनुअल की बात बता रहे थे। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए। देखिए, तो हमने कहा डिफरेंट तरह की आपके पास टैक्स रिजीम्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी, नंबर वन नॉर्मल टैक्स रिजीम, नंबर टू मिनिमम टैक्स रिजीम, नंबर थ्री फाइनल टैक्स रिजीम। ठीक है, अब ये होती क्या है। ठीक है, क्या होती है ये नॉर्मल टैक्स रिजीम, क्या होती है फाइनल टैक्स रिजीम, क्या होती है मिनिमम टैक्स रिजीम, क्या होती है। छुपा के लिखने का कोई फायदा नहीं यार, मेरे आगे बैठे हो, सामने नजर आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसी गलत काम तो नहीं कर रहा ना, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, नहीं वो बिल्कुल ही अंदर आर्ट करके जो है वो यूं लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम होती क्या है, ये आइडिया है किसी को, तीनों में क्या डिफरेंस है, नहीं पता। ठीक है, तो हमने कहा देखिए, दो रिजीम्स की भी बात करते हैं हम। एक हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की, और एक बात कर लेते हैं फाइनल टैक्स रिजीम की। सुनेंगे सब, NTR और FTR। ठीक है, भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनेंगे फिर सुने। हमने कहा भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसने कहा कि एक रिजीम वो है कि जहां पे सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम है, जहां पे टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्शंस, लॉसेस, टैक्स क्रेडिट्स, ये सब है। ठीक है, लेकिन जब मैं FTR की बात करूंगा, तो ना सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम है, ना टोटल इनकम है, ना टैक्सेबल इनकम, ना डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्शंस, लॉसेस, क्रेडिट्स, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एग्जामिनर आपसे कहता है, और ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है, कि नरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनल टैक्स regime, या डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन FTR एंड NTR फॉर एग्जांपल। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 7 to 8 मार्क्स का आया, एक दो दफा आया। तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा कि FTR क्या होता है, कि आप लिखेंगे ना, लिखेंगे कि विच डजंट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, FTR क्या होता है, हमने कहा जिसमें सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम नहीं होते, जिसमें टोटल इनकम नहीं होती, जिसमें टैक्सेबल इनकम, जिसमें डिडक्शंस नहीं होती, डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं होते, लॉसेस और नहीं होते। ठीक है, तो फिर होता क्या है, होता क्या है फिर,
देखिए अपेरेंटली जब मैं दोनों को एनालाइज कर रहा हूँ, एफटीआर को और एनटीआर को, तो मुझे इसको देखते हुए जो चीजें यहाँ लिखी है उससे आपको क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है? देखिए अब थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ना। अब बताएं इसको देखते हुए थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करें कि क्या समझ आ रहा है आपको। अगर मैं दोनों को एनालाइज करता हूँ, डिफरेंसेस आपके सामने हैं, ठीक है, तो क्या समझ आ रहा है आपको? और जी जी बताइए। दोनों ऑपोजिट हैं। अच्छा। और अच्छा। और बताइए, और बताइए। यूज करें, थोड़ा सा माइंड यूज करें। और क्या समझ आ रहा है इन दोनों को देखने के बाद? अगर मैं आपसे कहूं कि एनालिसिस करें तो क्या समझ आ रहा है आपको? होगा की बेसिस पे बात नहीं करें, जो है उसकी बेसिस पे बताएं। होगा नहीं है, जो है उस पे बताएं। जी 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 बताइए। कहाँ से आवाज आई? एफटीआर में टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी तो क्या करेंगे फिर? एफबीआर हमें टैक्स देगा? क्या कह रहे हैं? चले। और मैंने कहा है, जो यहाँ लिखा है उसकी बेसिस पे एनालाइज करें। बड़ी दूर से लाए लेकिन बहुत जबरदस्त बात की इन्होंने, बहुत अच्छी बात की। और और एफटीआर इज डिपेंडेंट ऑन एनटीआर, माशाल्लाह। शुएबुर रहमान सुमरू साहब। एनटीआर हो तो टैक्स रेट यूज्ड और एफटीआर हो तो नो टैक्स रेट यूज, तो लाइबिलिटी बेटा कैसे कंप्यूट करोगे फिर? अगर टैक्स रेट नहीं होगा तो लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट करोगे आप? एफटीआर को टैक्स एग्जेम्प्ट लग रहा है, लग रहा की बेसिस पे बात नहीं करें। एनटीआर पे जनरल टैक्स रेट लगेंगे, एफटीआर पे स्पेसिफिक टैक्स रेट लगेंगे। चलें। और यानी अच्छे थिंकर्स जो है वो आपकी क्लास में नहीं बैठे हुए, इसका मतलब अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा है इस चीज के ऊपर, बड़ी सिंपल सी बात है, सोचने वाले लोग नहीं बैठे हुए आपकी क्लास में। क्या? एफटीआर को किस चीज का? यार ये आंसर है ना, सिंपल सी बात थी। ठीक है कि भाई आपके पास एनटीआर के अंदर बेनिफिट्स हैं और एफटीआर में कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये आंसर है ना इसका। एनालाइज जब कर रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? हमने कहा कि भाई यही तो नजर आ रहा है कि आपके पास एफटीआर के अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। भाई डिडक्टेबल अलाउंस एक बेनिफिट है, डिडक्शन एक बेनिफिट है, टैक्स क्रेडिट्स बेनिफिट है, लॉसेस बेनिफिट है। हमने कहा ये सारी चीजें आपके पास जो है वो एनटीआर में तो हैं, लेकिन फिर एफटीआर में ये चीजें अवेलेबल ऐसे ही है। ठीक है, क्लियर है सबको? सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? तो फिर बनाई क्यों? अगला सवाल। अब ये मैं फिर आपसे एक पूछता हूँ कि भाई फिर बनाई क्यों? कोई बेनिफिट तो नहीं दिया, तो फिर ये क्यों बनाई? मतलब अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? क्या एनटीआर अच्छा नहीं लग रहा था आपको? फिर क्यों बनाया आपने ये? सॉरी, कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ। कुछ सेक्टर्स जिनको डिस्करेज करना हो उनके लिए बनाया। अच्छा। और सॉरी। अच्छा। और एफटीआर में इनकम उस पर टैक्स रेट अप्लाई होगा। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई होगा, इसमें कौन सी नई बात है?
तुक्के ना लगाएं भाई, ये तुक्के अभी ना लगाएं अभी ये। जी बताइए। ये किसने कहा कि कंपनीज, वो कंपनी जो फ्रॉड करती है उन पे एफटीआर लगता है? कहाँ, कैसे पता चला आपको? ये कहाँ है, कहाँ पढ़ा आपने ये? तुक्का लगा रहे हैं ना यानी? तो कैसे बता रहे हैं? तुक्का भी नहीं लगा रहे, पढ़ा भी नहीं है, तो कहाँ से वही आई है आपके ऊपर? कैसे पता चला आप? बताएं, कैसे पता चला? या आप जो है वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है, कि जो बात करेंगे वो लॉ के अंदर आ जाएगी, ठीक है? नहीं। देखिए, आपने जो है वो तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है, रैशनल से बात करनी है, ठीक है? मैं जानबूझ के आपको जो रोक के तंग कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप सोचें, ठीक है? यूज करना सीखें माइंड को। जी। क्या फाइल और नॉन फाइल का? हाँ हाँ। ये कहाँ लिखा है? ऐसे ही? अच्छा भाई बताएं, आप बताएं। सारे हेड्स का स्पेसिफिक रेट होगा, अच्छा। और मुझे अच्छा आंसर नहीं आ रहा, मतलब मैं मतलब बाहर से कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ इसको एनालाइज करके बता दें कि भाई क्यों जब एनटीआर है तो फिर एफटीआर की क्या जरूरत? आंसर इसी के अंदर ही है, बस इसके बाहर जाने की आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है अपने अंदर। आप खड़े हो जाएं। हाँ खड़े हो जाएं। जी बताएं। क्या बात है आपकी भाई, क्या बात है! पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद, ये इसके बाद बताएं, ये तो हमने कर लिया बात, बेनिफिट मिलेंगे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपका भी जो इंजन है वो थोड़ा सा स्लो है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम ये बात। अच्छा भाई और बताएं। सॉरी, कहाँ ये कहाँ से आवाज आ रही है? बताएं। टैक्स रेट्स पे बेनिफिट होगा, कहाँ लिखा है? कैसे पता चला? तो लिखा है, फिर क्यों जवाब दे रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ इसी इसी इसकी जो बाउंड्रीज है ना, इसी के अंदर इसका आंसर है, इसके बाहर जाने की आप लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, लॉ बताने की जरूरत है। आप ये ना समझें कि आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप जो बोलेंगे, मैं अभी मैंने बात की ना कि आप जो बोलेंगे वो जो है वो ऑर्डिनेंस में आ जाएगा, नहीं, एक्ट में आ जाएगा। देखिए इसी के अंदर ही इसका आंसर है कि भाई एफटीआर क्यों और एनटीआर क्यों नहीं। फातिमा जुल्फिकार कह रही हैं कि एफटीआर सिंप्लीफाइड है तो टैक्स एडवाइजर्स की जरूरत नहीं होगी इसलिए। अच्छा। एनटीआर फॉर सैलड, एफटीआर फॉर ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन बिजनेस, मोहम्मद तला साहब कह रहे हैं अगेन, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, इनको पता चला ही। अच्छा भाई, अब मैं ही दे देता हूँ जवाब। देखिए सिंपल सा, इतना मुश्किल बात थी नहीं जितनी मुश्किल जो है वो आपने बना दी इसे। हमने कहा कि भाई एनटीआर क्यों और एफटीआर, मतलब एफटीआर क्यों और एनटीआर क्यों नहीं, क्यों लेके आया एफटीआर की रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम क्यों लेके आया? तो भाई देखें, एक बात बताएं कि जब वो आपको बेनिफिट देगा तो चांसेस किस चीज के हैं कि आप अपने रिटर्न में बेनिफिट्स क्लेम करेंगे, ठीक है? अब ये बेनिफिट्स हो सकता है कि आपने सही क्लेम किए हो और सही क्लेम ना किए हो। अगर आपने बेनिफिट सही क्लेम नहीं किए तो क्या होगा? तो क्या होगा? ठीक है, तो वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास करेगा। कमिश्नर क्या करेगा? ठीक है, आप जब रिटर्न फाइल करेंगे
तो बैठा तो नहीं रहेगा ना। अगर आपने कोई चीज गलत की है तो उसको अपने ऑर्डर के थ्रू बताएगा आपको कि भाई ये चीज गलत की है आपने। अच्छा, तो जब वो आपको बताएगा और आप उससे अग्री नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसको और आगे चैलेंज करेंगे, आप कोर्ट्स में लेके जाएंगे उसको। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर जो है वो डिस्प्यूट में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना कि भाई एक चीज आपके हिसाब से बेनिफिट है, मेरे हिसाब से नहीं क्लेम कर सकते आप। ठीक है, इंटरप्रिटेशन है ना लॉ के अंदर। आप कह रहे हैं मैंने जक़ात दी है, मैं डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जक़ात की कंडीशंस हैं, ऐसे ही नहीं चलते फिरते किसी को भी जक़ात दे दी तो आप डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लेंगे। आपने क्लेम किया है, मैंने इसे रिजेक्ट किया है, आप लेके चले गए कोर्ट के अंदर कि भाई ये गलत कर रहा है। ठीक है, तो मैटर जाएगा डिस्प्यूट में और फैसला कब आएगा? ठीक है, आपको नहीं पता कब आएगा। तो फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू फाइनलाइज कैसे होगा? भाई जो ऑर्डर वो पास कर रहा है, आपने टैक्स कम दिखाया, इसने टैक्स बढ़ा दिया ना, इसका मतलब। तो जब टैक्स बढ़ाया तो अब तक टैक्स फाइनल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आप लेके चले गए आगे डिस्प्यूट के अंदर और उसे कोर्ट में लेके चले गए। तो जब मैटर कोर्ट डिसाइड करेगी उसके बाद पता चलेगा 50 रुपए की लाइबिलिटी है, 100 रुपए की लाइबिलिटी है। तो जब तक वो डिसाइड ना करे तब तक फुल एंड फाइनल कुछ नहीं होगा। तो भाई गवर्नमेंट को अपना स्टेट भी तो चलाना है। भाई आपका स्टेट कैसे चलेगा फिर, आपके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पे काम कैसे करेंगे अगर आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे? और फिर एनटीआर में चांसेस क्या है कि लॉस भी आ सकता है ना, ऐसा कि लॉस आ सकता है। तो इस वजह से उसने क्या किया कि कुछ तरह की इनकम्स को फाइनल टैक्स रिजीम में लेके चला गया। उसने कहा कि भाई कुछ इनकम्स पे मैं क्या करूंगा, आपको क्लासिफाई करूंगा और कहूंगा कि ये क्या है, फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करती है। बैठ जाए, लिखेगा नहीं आप। ठीक है, फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर जो है वो फॉल करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करती हैं तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं बीइंग कमिश्नर और आप बीइंग टैक्स पेयर दोनों सेम पेज पे होंगे। डिस्प्यूट क्या चीज लाती है? बेनिफिट लाता है ना डिस्प्यूट। अगर बेनिफिट हो ही ना तो फिर डिस्प्यूट किस चीज का है? मुझे भी पता है कि इस इनकम पे इतना टैक्स रेट लगेगा, आपको भी पता है इस इनकम पे इतना टैक्स रेट लगेगा। तो फिर डिस्प्यूट तो नहीं आया। तो गवर्नमेंट को क्या एक फैसिलिटी हो गई कि उसको फुल एंड फाइनल रेवेन्यू जो है उसका डिसीजन आ गया, उसको डिस्प्यूट पे जाने की जरूरत। कनेक्ट है, कनेक्ट है, कनेक्ट है, कनेक्ट है। किसी ने कुछ नहीं किया उसको, लाइट चली गई। आवाज आ रही है अब? आवाज आ गई आप सबको? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, बस सही। सब सेट हो गया, सब सेट हो गया।
थैंक यू। जी कहाँ पे थे हम भाई? कहाँ तक पहुंचे थे हम? तो हम ये बात कर रहे थे, हमने कहा कि आपके पास एफटीआर के अंदर फुल एंड फाइनल टैक्स की आपके पास एक जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल है। आप क्या करते हैं कि आप इनकम के ऊपर एक स्पेसिफाइड टैक्स रेट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपके पास लाइबिलिटी आ जाती है। इसका मतलब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, बड़ा सिंपल हो गया ना, इनकम पे टैक्स रेट लगा दो, इनकम पे टैक्स रेट लगा दो, ठीक है, बस ये चीज है। कोई बेनिफिट नहीं है आपके पास। जी मैंने तो कहा ही नहीं। एफटीआर में तो कोई हेड होता ही नहीं है, तो हेड कहाँ से आ गया? आपने खुद तो बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई एफटीआर के अंदर हमने फाइनल किया ना ये बात कि एफटीआर में कोई हेड ऑफ इनकम नहीं होता। तो जब एफटीआर में कोई हेड ऑफ इनकम नहीं होता, एक सेकेंड यार। आप first floor पे चले जाओ, ठीक है, मैं first floor पे चले जाओ। हाँ हाँ, मैं बोल ही देता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। आप इसी करोगे, जी 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 सॉरी। भाई जब ये हेड बताया किसने आपको? किसने बताया? वो कह रहे हैं कोई हेड नहीं होगा, ठीक है। ये किसने बताया आपको? और वही कह रहा है कि कोई हेड नहीं होगा, ठीक है। अब सॉरी। हाँ, एग्जेम्प्ट इनकम का हेड कौन सा होता है? एग्रीकल्चरल इनकम। ये कौन से हेड में फॉल करती है? ठीक है, तो इसका मतलब आप साथ नहीं है, ठीक है। आप बताएं पीछे वाले, एग्जेम्प्ट इनकम कौन से हेड में फॉल करती है? किसी भी हेड में फॉल नहीं करती है, ठीक है। तो एफटीआर भी नहीं करती, ठीक है। जिस तरह एग्जेम्प्ट इनकम का कोई हेड ऑफ इनकम नहीं होता, वैसे ही एफटीआर का भी, ठीक है। रिवाइज करें आप, जो पार्टी कर रहे होते हैं ना क्लास में बैठ के, आप पीछे रह जाएंगे वरना। ठीक है, तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जिस तरह की भी, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल, डिविडेंड को उसने कहा कि ये एफटीआर में फॉल करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं ये ढूंढूं कि डिविडेंड कौन से हेड पे जाता है, उसने कहा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जब आप कह रहे हैं एफटीआर में आता है, तो फिर सैलरी में नहीं आता, बिजनेस में नहीं आता, प्रॉपर्टी में नहीं आता, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेज में नहीं आता। वो कहाँ आता है? एफटीआर में, ठीक है। कौन सा टैक्स रेट लगेगा? उसने कहा जो हम बताएंगे, ठीक है। तो एफटीआर में उसने क्या किया सुनेंगे। एफटीआर के अंदर जहां से एक बच्चे ने बताया था, तुक्का लगाया था, जाहिर है उसको भी जो है वो, लेकिन उसने सही तुक्का लगाया था। उसने क्या बात कही थी कि भाई एफटीआर के अंदर टैक्स रेट जो है वो फ्लैट होते हैं। आपने शायद बताया था, पता नहीं किसने बताया था। फ्लैट टैक्स रेट्स होते हैं, बिल्कुल सही बताया कि भाई आपके पास टैक्स रेट्स कम होंगे और बेनिफिट्स नहीं होंगे, तो बात बराबर हो गई ना। ठीक है, बात बराबर हो गई ना कि मैं आपका टैक्स रेट ज्यादा रखूं और बेनिफिट्स दूं, या फिर टैक्स रेट्स कम कर दूं और बेनिफिट्स हटा दूं, तो बात बराबर हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एफटीआर में क्या किया उसने? उसने यही काम किया कि भाई आपके पास बेनिफिट हटा दिए, लेकिन आपकी तरफ से सवाल आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या आना चाहिए था कि भाई फिर तो ये नॉर्मल जो इनकम टैक्स के कलर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो तो नहीं हुए फिर। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब क्या होता है?
कि जिसमें से एक्सपेंसेस अलाउड हो। और अगर आप मुझे एक्सपेंसेस अलाउ ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल तरह की इनकम टैक्स की तो बात नहीं की जा रही, ये तो कोई अलग से बात की जा रही है ना। यानी ये सॉर्ट ऑफ टर्नओवर टैक्स की बात की जा रही है। ये रेवेन्यू टैक्स हो गया ना ये, कि जितने इनकम आई उस पर टैक्स लगा दिया आपने। ऐसा ही है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इसे वर्ल्ड वाइड जो है वो कहीं पे भी इनकरेज नहीं किया गया, हमेशा इसे डिस्करेज ही किया गया है। इस रिजीम को हमेशा डिस्करेज ही किया गया, इसीलिए 2019 के अंदर शपर साहब के टाइम पे, ठीक है, 2019, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो चेयरमैन एफईआर थे तो उन्होंने प्रपोजल्स देके मेजॉरिटी एफटीआर के रिजीम को खत्म ही करवा दिया। थोड़ा सा अब रहता है, बहुत प्रोपोर्शन थोड़ा सा है इसका, ठीक है। उन्होंने इसे हटा ही दिया, उसने कहा कि भाई देखें ये जो है वो नॉर्मल नहीं है ना, ये तो एक आप समझे कि अलग से एक चीज आ गई। तो इस वजह से क्या बात की, इस वजह से उसने कहा कि भाई यहाँ पे एफटीआर क्या होगा, जिसका टैक्स रेट कम होगा लेकिन बेनिफिट नहीं होगा। तो क्या फायदा है गवर्नमेंट को, हमने कहा गवर्नमेंट को फायदा ये है कि ये फायदा लिखना नहीं है पेपर में, लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई डिस्प्यूट नहीं होगा तो रेवेन्यू आपका पहले ही पता चल जाएगा कितना है, ठीक है, कितना टैक्स मिलना है क्लियर हो जाएगा। सब मेरे साथ है यहाँ तक, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। जी, ये हम बात करेंगे इस पे हम बात करेंगे कि टैक्स रेट्स कौन सा लगेगा, ठीक है, इस पे बात करेंगे। आपके आपके कोर्स के अंदर एफटीआर बहुत थोड़ा सा प्रोपोर्शन है, बहुत थोड़ा सा प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो जितना है उस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में, ठीक है। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि एनटीआर क्या होता है और एफटीआर क्या होता है। अगर वो पूछता है कि क्या होता है तो फिर डिफरेंसेस लिख दें कि ये डिफरेंसेस हैं, या ये बता देंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई एफटीआर के अंदर ये चीजें नहीं होती, फॉर एग्जांपल। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा भाई, फिर मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होती है, इस पे अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये अभी बात नहीं कर सकते, ऑल्दो अगर मैं बात करूं तो शायद आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे इस पे, हम बात करेंगे इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो अभी हमने किस पे बात की, अभी हमने बात की नॉर्मल टैक्स रिजीम के ऊपर और फाइनल टैक्स रिजीम के ऊपर, सही है। सिर्फ नॉन फाइलर्स और नॉन एंटी एंड होल्डर्स आर एग्जांपल्स ऑफ एफटीआर, नहीं भाई क्या हो गया, किसने कहा आपसे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है सर। सैलरी में भी यही तो होता है। किसने कहा आपसे, क्या सैलरी की इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस क्लेम नहीं कर सकते? क्या सैलरी सम ऑफ ऑल हेड्स का इनकम का पार्ट नहीं है? तो फिर कैसे आप कैसे कह रहे हैं कि जो है वो ऐसे ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये अलग मसला है कि वो किसी हेड ऑफ इनकम में आपको डिडक्शन अलाउ ना करें, वो एक अलग इशू है। लेकिन हम तो कैरेक्टराइज कर रहे हैं 7 चीजों की बेसिस के ऊपर। क्या सैलरी में 7 में से कुछ भी नहीं होता? हमने कहा सभी होता है सिवाय डिडक्शन के, ठीक है। डिडक्शन और लॉसेस के, जब डिडक्शन नहीं है तो लॉसेस भी नहीं होंगे। सब मेरे साथ है यहाँ तक। रट्टा नहीं लगाना है, अगर रट्टा ही लगाना होता तो फिर हम जो है वो इतनी बात क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि सर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं सो दैट वी कैन कॉपी, नहीं या रटा ज- आप पूरा पढ़ चुके होंगे और फिर आखिर में जब मैं पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा ये डेफिनेशन, आप कहेंगे अच्छा ये डेफिनेशन थी, ठीक है। तो हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं डेफिनेशन लिखूं और फिर आपको डेफिनेशन से जो है वो रोड लर्निंग करवाऊं, नहीं, ठीक है। हम समझेंगे चीजों को, ठीक है, और बाद में फिर जो है वो जहां जरूरत पड़ी हम मैनुअल ले लिया आप सबने, आया ही नहीं अभी तक, क्यों? अच्छा, चले। तो एफटीआर में बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उमर तिरमिजी साहब क्या मसला है बताएं। आगे बढ़ जाएं हम यहाँ से, और थोड़ा टिक ऑफ कर दें हम, ठीक है, आगे बढ़े हम, करें और चीजों को आपके लिए जो है वो। सर ये तो बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट को कि उन्होंने पहले से सर्टेन हो जाएगा, तो आपके लिए भी तो क्लियर है, आपके लिए भी तो सिंपल है, ठीक है। आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद फिर, सिंपल है ना, बड़ा सिंपल सी कंप्यूटेशन, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम, आवाज आ रही है लास्ट पे? हाँ, ज्यादा तेज आ रही है तो कान में कुछ डाल दें फिर, कॉटन वगैरह।
फिर निकल जाती है। अच्छा, क्या डाला है? कॉटन ही है ना? अच्छा चले, सब मेरे साथ चलेंगे। आवाज क्लियर है? क्लियर है, लास्ट में क्लियर है? तो फिर आपके कान में मसला है। साथ ही समय आते हैं। अच्छा देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एफटीआर की भी कुछ फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, सुनेंगे सब। अ, थोड़ा सा एफटीआर पे बात कर लेते हैं। एफटीआर की भी कुछ फर्दर आपके पास जो है वो के टाइप्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये डिस्कशन जो है वो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में भी नहीं पता होता। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ और आपको भी अगर याद नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, कि भाई एफटीआर की भी कौन सी टाइप्स है, ये लॉ नहीं बताता। ये लॉ नहीं बताता। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू आती है। ठीक है, कौन सी टाइप्स है एफटीआर की? एक है आपके पास एफटीआर बाय इम्पोजिशन और एक है एफटीआर बाय विद होल्डिंग। अच्छा, ये क्या होता है भाई? एफटीआर बाय इम्पोजिशन और एफटीआर बाय विद होल्डिंग, क्या मतलब इसका? आइडिया है किसी को? कोई बैकग्राउंड है, इंफॉर्मेशन है? आगे बढ़ जाए वरना मैं खुद बता दूं। एफटीआर बाय इम्पोजिशन और एफटीआर बाय विद होल्डिंग, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखें, सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए, होता क्या है कि आपके पास आप करते क्या है, आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं और फिर इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, जितना भी आपका टैक्स क्या हुआ हो, विद होल्ड हुआ हो। तो आपके पास क्या आ जाता है? टैक्स पेबल या फिर टैक्स रिफंडेबल। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई? कि आप क्या करते हैं कि टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं और टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के बाद इसमें से क्या माइनस कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है। एफटीआर बाय विद होल्डिंग और एफटीआर बाय इम्पोजिशन के अंदर थोड़ा सा पहले डिफरेंस समझें। एक डिफरेंस ये है कि ये जो कैरेक्टराइज किया गया है, ये रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव में किया गया है और ये जो कैरेक्टराइज किया गया है, ये पेयर के पर्सपेक्टिव में किया गया है। आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही? ठीक है, अभी समझ लेते हैं, सुनेंगे सब। डिविडेंड को ही बेस बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई डिविडेंड कौन देता है? कंपनी देती है। तो कंपनी इस केस में क्या हो गई? रेसिपिएंट कैसे हुई? पेयर हुई ना? तो रेसिपिएंट कौन हुआ? शेयर होल्डर हुआ। ठीक है, एक है देने वाला और एक है पेयर और एक के लिए इनकम बन रही है और एक के लिए एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, एक पेमेंट कर रहा है और एक पेमेंट ले रहा है। तो हमने कहा कि भाई सुनेंगे सब, आपके लॉ मेकर ने क्या किया है? इधर 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 फोकस कर, सुना नहीं है? आपके लॉ मेकर ने क्या किया? उसने रेसिपिएंट के लिए अलग रेट्स दे दिए और पेयर के लिए, क्या मतलब अलग रेट्स का? जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसे कहा कि भाई ये रेट्स हैं, पेमेंट करते वक्त आपने इस रेट के ऊपर विदहोल्डिंग करनी है। सही है? यानी अगर कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो उसको कहा कि भाई कंपनी, आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपके विदहोल्डिंग के रेट्स ये हैं।
यानी आपको क्या करना है कि इतना टैक्स विदहोल्ड करना है और बाकी अमाउंट दे देनी है। तो एक रेट्स किसके लिए हो गए? पेयर के लिए हो गए। पेयर के लिए क्यों दिए? विदहोल्डिंग के लिए, ताकि वो क्या कर सके? विदहोल्ड कर सके। हमने इस पे बात की थी लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्लास में शायद, कि भाई विदहोल्डिंग क्या होती है, बात की थी ना हमने। ठीक है, कि भाई आप क्या करते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसपे से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर क्या करता है, जब सैलरी देता है तो उसमें से क्या करता है, तो एम्प्लॉयर कौन हो गया? पेयर हो गया। ऐसा ही है। ठीक है। और दूसरी पार्टी कौन सी है? रेसिपिएंट। ये वो पार्टी है जिसके लिए क्या बन रही है? इनकम बन रही है। उससे कहा कि भाई आप पेयर को छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें, और उसको जो रेट्स हमने बताए थे उसे भी आप क्या करें? छोड़ दें। तो फिर याद किसे रखें? उसने कहा उसे याद रखें जो रेट्स हमने आपको दिए थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो रेट्स आपने याद रखने हैं, कि जो रेट्स हमने आपको दिए, बाकी रेट्स आपने याद नहीं रखने। ये किससे कह रहा है लॉ? रेसिपिएंट से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के रेट्स अलग अलग होंगे तभी ये बात कर रहा है, तभी ये बात कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मुझे कोई पेमेंट करते हैं तो आपके रेट्स अलग हैं, और मैं जब इनकम रिसीव करता हूं तो मेरे रेट्स अलग हैं। ठीक है। मैं कौन हूं? रेसिपिएंट। आप कौन है? पेयर। ठीक है। इस पेयर को उसने एक और टर्म दिया, जो जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स एजेंट। ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन होता है? कि जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स को कलेक्ट करता है और डिपॉजिट कहां करवा देता है? एफबीआर के पास। साथ है सब यहां तक? यानी फिर समराइज करते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई आपके पास दो तरह की एफटीआर की रिजीम्स हैं, एक है एफटीआर बाय इंपोजिशन और एक है एफटीआर बाय विद होल्डिंग। ठीक है, अभी हमने इस पे बात नहीं की है, लेकिन हमने इतनी बात कर ली कि भाई एक है रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव में और एक है पेयर के पर्सपेक्टिव में। पेयर कौन है? हमने कहा पेयर को आप विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, पेमेंट करने के टाइम पे उसमें से टैक्स को कलेक्ट कर रहा है, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद एजेंट क्या काम करता है? एजेंट यही तो काम करता है कि भाई दो पार्टीज के दरमियान जो है वो एक काम करवा रहा है। ठीक है, तो यही काम किया इसने भी, कि भाई आपसे टैक्स लिया, एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपसे टैक्स लिया, और लेने के बाद खुद नहीं रखा बल्कि किसे दे दिया? तो मैं एजेंट हो गया ना बीच में। ठीक है, मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये बंदा कौन हो गया? ये बंदा यहाँ पे एजेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं, सुनेंगे सब, अब लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है कि भाई अगर दोनों के रेट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसका रेट है 15% और इसका रेट है 10%, अज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है। और इनकम कितने की है? हमने कहा भाई इनकम है लेट से 100 रुपए की। सही है? मेरे साथ है ना यहाँ तक? ठीक है। तो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट कितना टैक्स विदहोल्ड करेगा? कितना करेगा? हमने कहा भाई यहाँ पे ये विदहोल्ड कितना करेगा? वेरी सिंपल, 100 इंटू कितना आ गया? यानी आपका विदहोल्डिंग टैक्स कितना आ गया? 10। ऐसा ही है। अब उसने कहा कि भाई आपके पास, अच्छा विदहोल्ड कब हुआ होगा? जब पेमेंट हो रही होगी। ठीक है, जब पेमेंट हो रही होगी उस वक्त विदहोल्ड हो गया। टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड कब होगी? कब होगी? साल के आखिर पे। ऐसे ही है ना भाई, हमने ये पिछली क्लास में भी बात की थी कि भाई टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड कब होगी? ये तो ईयर एंड पे होगी। अच्छा भाई, ईयर एंड पे आपने मुझे 90 रुपीज दे दिए, मेरी इनकम कितनी थी? 100 रुपए। 10 रुपए आपने टैक्स काट लिया, काट के कहाँ जमा करा दिया? अब मैं रिटर्न फाइल करने बैठा, मैंने कहा सर मेरी इनकम कितनी है? मैंने कहा इनकम तो 100 है। अच्छा, मुझे रेट एफबीआर ने कितना बताया हुआ है, लॉ मेकर ने कितना बताया हुआ है? 15% बताया हुआ है। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरी लाइबिलिटी कितनी हुई? 15। विदहोल्ड कितना हुआ है? 10। तो डिफरेंशियल कितना आ गया? 5। यानी मैं चला कहां से?
मैं चला कहां से, मैं चला यहां से। ऐसे ही है ना कि मैंने अपनी लाइबिलिटी डिटरमिन की साल के आखिर पे, वो कितनी थी, कितनी थी, 15। 15 कहां से आया, हमने कहा भाई लॉ ने बताया कि आप रेसिपिएंट हैं, आपके लिए टैक्स रेट कितना है, 15%। ये एग्जाम्पल है सारी, ठीक है, ये रेट मैं नहीं कह रहा 10 है और 15 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हमने कहा भाई इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां से यहां चले, आपने साल के आखिर पे देखा लाइबिलिटी कितनी है, उसमें से टैक्स कितना विदहोल्ड हुआ है, और डिफरेंशियल को पेबल रिफंडेबल जो भी बन रहा है वो आपने पे कर दिया। ठीक है, एक केस ये है, सुनेंगे सब। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि भाई आपने कहा कि मेरा विदहोल्ड कितना हुआ है, मैंने कहा 10। उसने कहा भाई जितना विदहोल्ड हुआ है ना वही आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो भाई अल्टीमेटली आपका पेबल कितना और रिफंडेबल कितना आ गया, 0। दूसरे केस में क्या हुआ, आपने रिवर्स वर्किंग की है। आप टैक्स, पहले केस में क्या कर रहे थे, टैक्स लाइबिलिटी से पेबल की तरफ आए, दूसरे केस में क्या किया आपने, जितना विदहोल्ड किया उससे टैक्स लाइबिलिटी बना दी। तो दोनों में फर्क क्या है, सुनेंगे। उसने कहा भाई ये मेरे लिए क्या है, ये है मेरे लिए एफ टी आर बाय इम्पोजिशन, और ये क्या है मेरे लिए, एफ टी आर बाय विद होल्डिंग। दोनों में फर्क क्या है, हमने कहा भाई पहले केस में आप क्या कर रहे हैं, आप लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, और कंप्यूट करने के बाद जितना भी विद होल्ड हुआ, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ये मेरा कंसर्न नहीं है। मैंने कहा भाई हुआ तो ले लेंगे, 5 हुआ, 10 हुआ, 7 हुआ, जो भी हुआ वो ले लेंगे, लेकिन लाइबिलिटी कैसे डिटरमिन कर रहा हूं, मैंने कहा रेसिपिएंट के रेट से। ठीक है, और जो भी विदहोल्ड हुआ वो माइनस करेंगे, जो डिफरेंशियल बच गया वो क्या करेंगे, पे करेंगे। दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, दूसरे केस में यहां पे आप टैक्स लाइबिलिटी कैसे बना रहे हैं, किसके रेट से बना रहे हैं, पेयर के ही रेट से बना रहे हैं। ये भाई आप जब कह रहे हैं जितना विदहोल्डिंग हुआ उतना ही मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए रेट्स किसके यूज कर रहा हूं, पेयर के यूज कर रहा हूं। ऐसा ही है, ठीक है, मेरे साथ हैं, एक दफा फिर सुने। हमने कहा कि भाई आप जब बात कर रहे हैं एफटीआर बाय इम्पोजिशन की, तो एफटीआर बाय इम्पोजिशन में क्या कर रहे हैं आप, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं किसके रेट से, रेसिपिएंट के रेट से, और उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, जितना भी विदहोल्डिंग हुआ। सही है, यानी जितना भी विदहोल्डिंग हुआ का क्या मतलब है, जितना भी विदहोल्डिंग हुआ का क्या मतलब है, हमने कहा भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक्चुअल में जितनी भी आपकी विदहोल्डिंग हुई, 5 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, जो भी हुई, वो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशियल जो आएगा वो पे करेंगे आप। सही है। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं आप, दूसरे केस के अंदर उसने कहा जितना विदहोल्डिंग हुआ वही आपकी क्या बन जाएगी। तो यानी इस केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर कभी पेबल का अमाउंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है, मेरे साथ है यहां तक सब। अब इसमें एक बात मैं ऐड कर रहा हूं, सुनेंगे। अभी मैंने आपसे क्या कहा, एक्सक्यूज मी, मेरे साथ रहे, रिपीट करवाऊं आपसे मैं, आपके पीछे जो बैठे हैं रिपीट करेंगे प्लीज, पीछे ना देखें, आपसे कह रहा हूँ, ग्रे में जो बैठे हैं जी, सॉरी, तो रिपीट कर दें फिर। क्या कट गया, नहीं सुन रहे थे ना, इसका मतलब सुन नहीं रहे थे आप, 3 दफा मैंने रिपीट किया है। ठीक है, कोई और बताएगा क्या कहा प्लीज। परफेक्ट, ठीक है। भाई इम्पोजिशन के अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा लॉ मेकर ने क्या किया हुआ है कि रेसिपिएंट को टैक्स रेट अलग दिए हुए हैं, और भाई अगर दोनों को सेम दिए हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर दोनों को सेम ही रेट्स हो तो फिर क्या मतलब है, तो कोई मसला ही नहीं है। हमने कहा दोनों के रेट्स अलग हैं। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा, मैंने कहा अगर केस है एफटीआर बाय इम्पोजिशन का, तो टैक्स लाइबिलिटी किस तरह से कंप्यूट होगी, किसके रेट्स को यूज करते हुए, रेसिपिएंट के। और अगर केस है एफटीआर बाय विदहोल्डिंग का, तो टैक्स लाइबिलिटी किसके रेट को यूज करते हुए होगी, पेयर के रेट को कंप्यूट। सही है, कंप्लीट करने दें मुझे।
अच्छा, मैंने कहा कि भाई पहले केस में क्या होगा कि आप लाइबिलिटी कंप्यूट करें और जितना विद होल्डिंग हुआ वो माइनस कर दें, यानी एक्चुअल की बेसिस पे आप माइनस कर देंगे, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 8 हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। और दूसरे केस में मैंने क्या बात की, जितना विद होल्डिंग हुआ उतनी ही आपकी, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, सुनेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, जितना विद होल्डिंग हुआ उतनी ही आपकी क्या बन जाएगी, सुने आप। भाई अगर कोई यहाँ पे आपका विद होल्डिंग टैक्स एजेंट रेट है 10% का और विद होल्ड कर लेता है 5%, तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये क्या बन जाए। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, क्यों, पेयर का रेट तो 10 है, परफेक्ट भाई, जबरदस्त, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि भाई आपके पास रेट किसका यूज करना था, पेयर का। भाई माइनस क्या चीज होती है, एक्चुअल के बेसिस पे होगा ना जितना हुआ, लेकिन लाइबिलिटी हुए की बेसिस पे नहीं होगी, जो होना चाहिए था उसकी बेसिस पे होगी। होना कितना चाहिए था, 10। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि लाइबिलिटी फिर भी आपकी 10 ही रहेगी, और एक्चुअल विद होल्डिंग जितना भी हुआ वो माइनस कर दे, और बाकी क्या बच गया आपका, पेबल बन गया। क्यों, क्योंकि विद होल्डिंग करने वाला गलती कर सकता है, तो उसकी गलती से आपकी लाइबिलिटी जस्टिफाइड नहीं होगी। आपको फिर भी किस तरह से यूज करना है रेट को, सही रेट को यूज करना है। और सही रेट क्या होगा, यानी सुने, इसका मतलब ये हुआ कि इसे मैं ये वर्ड कह सकता हूं कि ये है डिडक्टेड की बेसिस पे, और ये है डिडक्टेबल की बेसिस के ऊपर। डिडक्टेबल का मतलब क्या है, जितना डिडक्ट होना चाहिए था, और डिडक्टेड का मतलब क्या है, जितना हुआ, ठीक है। तो हुए में हमेशा एक्चुअली आ सकता है, क्यों, क्योंकि वो आपको बेनिफिट दे रहा है ना। हुआ 2 रुपए का तो 10 रुपए तो नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो जितना विदहोल्ड हुआ वही लिखेगा वो। लेकिन जब लाइबिलिटी बनाएगा तो किससे बनाएगा, जो होना चाहिए था उससे लाइबिलिटी बनाएगा वो। सब मेरे साथ है यहाँ तक, एक दफा फिर मैं रिपीट करूंगा, सुनेंगे, मैं समराइज कर रहा हूँ। अच्छा, आपने घबराना नहीं है, मैं यहीं से फिर से जो है वो इस डिस्कशन को नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इस क्लास की रिकॉर्डिंग को एक दफा देख लें हम। अगर आपको एक्सेस मिल चुका है तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग को, ये जो एफटीआर वाले डिस्कशन करें, इसको एक दफा फिर सुने, 2 दफा फिर सुने, ठीक है। अच्छा, मुझे रिपीट करने दें, घबराना नहीं है। अगर आज कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं भी हुआ तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं यहीं से फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। हमने ये बात की, हमने कहा भाई एफटीआर बाय इम्पोजिशन और एफटीआर बाय विदहोल्डिंग में डिफरेंस क्या है। हमें ये तो पता है एफटीआर क्या होता है। एफटीआर क्या होता है कि जिसमें 7 चीजें ना हो। अब चाहे इम्पोजिशन हो चाहे विदहोल्डिंग हो, दोनों में 7 चीजें नहीं होंगी, मिसिंग है उसमें, ठीक है। अब लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है कि भाई आपके पास एफटीआर बाय इम्पोजिशन क्या होता है। उसने कहा भाई आइडियली कंप्यूटेशन करते कैसे हैं, टैक्स लाइबिलिटी में से विदहोल्डिंग टैक्स माइनस करते हैं और फिर पेबल या रिफंडेबल का अमाउंट आ जाता है आपके पास। तो उसने कहा अगर केस है एफटीआर बाय इम्पोजिशन का, तो लाइबिलिटी किसके रेट्स को यूज करते हुए कंप्यूट होगी, रेसिपेंट के रेट को, और फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एक्चुअल में जितना भी विदहोल्डिंग हुआ वो माइनस कर देंगे। डिफरेंशियल क्या बचेगा, पेबल बचेगा या रिफंडेबल बचेगा। इसी तरह से हमने कहा कि अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल एफटीआर बाय विदहोल्डिंग की, तो इसमें क्या होगा, इस केस के अंदर भी लाइबिलिटी लेकिन कंप्यूट होगी, लेकिन किसके रेट से होगी, ठीक है। और फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जितना विदहोल्डिंग हुआ, और डिफरेंशियल क्या बचेगा, पेबल या रिफंडेबल बचेगा। सब मेरे साथ है यहाँ तक, ठीक है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपने टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन अपने पास जो भी है वो लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं इस पे डिस्कशन, जो कंप्लीट नहीं हुआ है ना डिस्कशन, अभी मुझे इस पे और बात करनी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो मैं फिर एड्रेस कर रहूंगा, ठीक है। आप में से अगर किसी ने कोई पिक्चर लेना है तो जल्दी से ले लें, ताकि फिर पहले इस जगह की पिक्चर ले लें। इर्जा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने आपसे कहा कि आप ये क्वेश्चन नोट करें, ठीक है। हम इंशाल्लाह जो है वो जब ये डिस्कशन कंप्लीट करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपका एक एक क्वेश्चन जो है वो एड्रेस करूंगा, क्योंकि अभी करूंगा तो कंफ्यूजन होगी, टाइम भी नहीं है और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कॉप कर लिया इसके बाद। चलें,
तो हम जो है वो यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वाला डिस्कशन रिकॉर्डिंग से एक दफा सुन के जरूर आए, ठीक है, और फिर यहीं से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।